नमस्कार, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, सब मैं ठीक हूँ। तैयारी कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। पहले तो बताओ कि ये जो पैलेस है कूच बिहार की, ये मेरे अंदाजे से ये एक आइकॉनिक पैलेस है, खूबसूरत है बेहद, है ना? बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ऐतिहासिक पैलेस है ये। और इसी पैलेस से जैसे महाराजा नर नारायण भी ठीक। यहीं से थे, महाराजा निपेंद्र नारायण भी थे। और गायत्री देवी का जो बचपन इसी माहौल पे गुजरा, जी। तो स्वाभाविक है ये बहुत ही एक ऐतिहासिक माहौल है। और बहुत सारा जो है लोग देश भर से यहाँ पर आते हैं इस पैलेस को देखने के लिए। और सर, इस राजवाड़े के प्रभाव भी शायद कूच बिहार के लोगों के जहन में अभी भी है ना? पूरा शहर इस तरीके से खूबसूरत से बसा हुआ है इसी के कारण। बिल्कुल, बहुत ऐतिहासिक शहर भी है और बहुत खूबसूरत ढंग से प्लान बहुत ही अच्छा है शहर का। बहुत सारा तालाब है, बहुत सारा जो है आसपास नदियाँ है और पार्क भी बहुत सारा है। एकदम ग्रीन सिटी कह सकते हैं। और सभी जो इमारतें हैं इसी पैलेस के साथ मैच करके बनाया गया है। मुझे ना बहुत दिनों बाद आपसे मैं मिल रहा हूँ, लेकिन आज 2019 के उस चुनाव के दिन याद आ रहा है। उस दिन भी मैं आपके साथ था। मुझे याद आ रहा है कि एक युवा नेता किस तरीके से कूच बिहार से धीरे धीरे इतना मशक्कत के जरिए दिल्ली तक पहुंचे। और ख़ास बात है कि पीछे आपको वो एक्सपीरियंसेस रहा कि मोदी जी के कैबिनेट में अमित शाह के अगुवाई में उनकी डिपार्टमेंट में बतौर यूनियन मिनिस्टर, जूनियर यूनियन मिनिस्टर आपने काम किया। जरा बताइए कि अमित शाह के साथ काम करना और दिल्ली में इस तरीके से कूच बिहार के आवाज को और बुलंद करना, हाउ वाज द एक्सपीरियंसेस? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति में मैं मेरा एकदम अभी भी मैं नेता, मंत्री या सांसद से ज़्यादा एक कार्यकर्ता के रूप में, एक आम आदमी के रूप में मैं खुद को देखना पसंद करता हूँ। और जैसे कि मैं मेरा राजनीति जहाँ से शुरू हुआ है एकदम बूथ अध्यक्षता से, वहाँ से लेकर मंडल, मंडल से लेकर जो है जिला, जिला से लेकर स्टेट पॉलिटिक्स में, और आज जो है जो सर्वभारतीय राजनीति में मैं हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, राजनीति का किसी भी जो अध्याय है उसको मैंने स्किप नहीं किया। समय भले ही कम हो, लेकिन जितना भी समय मिला मुझे मैं सीखने का प्रयास किया। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी ग्राम पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक कोई भी चुनाव मैं अभी तक नहीं हारा। हर चुनाव में जनता जनार्दन की आशीर्वाद से, गणो देवता की आशीर्वाद से सफलता मिला। और अगर आप बात कर रहे थे कि गृह मंत्रालय में जो काम करने का, देखिए अमित शाह जी खुद एक इंस्टीट्यूशन है। और उनके पास मैंने जो सीखा, मैं कहूँगा, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उनके पास मैंने सीख पाया। ये शायद दुनिया का किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप उसको नहीं सीख सकते। एक तरफ संगठन का संभाला, दूसरी तरफ इतना बड़ा गृह मंत्रालय, और इसमें भी आपका जो है इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर बहुत इतना महत्वपूर्ण काम है। और उसको माननीय गृह मंत्री जी इतना मतलब अच्छा से निभाते हैं हर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कठिन समय में भी किस तरह से उन्होंने काम किया, ये हम लोगों ने देखा। और बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन भी, चाहे 370 हटाना हो कश्मीर से, और चाहे 35A हटाना हो, एक बहुत अच्छा कार्य और कठिन डिसीजन, और वो भी सही समय पर। ये जो है ये माननीय गृह मंत्री जी ही कर सकते हैं। आप कूच बिहार के मुद्दे में आते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में आप एक प्रबल दावेदार है, भारतीय जनता पार्टी के अहम चेहरे भी है। कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में कूच बिहार से? देखिए, मुद्दे तो काफ़ी है, लेकिन काफ़ी जो है लोग यहाँ से गुजरात, राजस्थान, बेंगलोर में जाते हैं काम करने के लिए, मध्य प्रदेश में जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि बंगाल में आपका जो है लेफ्ट फ्रंट की समय में भी और जो है टीएमसी के समय में भी कोई भी यहाँ पर जो है बड़ा
जो इंडस्ट्री इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ भी नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है लोगों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ते हैं और ये एक एम्प्लॉयमेंट का एक समस्या यहाँ पर है। तो इसी समस्या का समाधान करने के हम लोग प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ जो माननीय मोदी जी की जो विजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि ऐसा भौगोलिक अवस्थान में हम लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ का कनेक्टिविटी थोड़ा पहले वीक था, लेकिन अभी अब अगर रोड कनेक्टिविटी की बात कहे तो आपने देखा कल इसी सड़क से आया, साउथ बंगाल का जो रोड कनेक्टिविटी है उससे भी अच्छा कनेक्टिविटी नॉर्थ बंगाल में अभी हो रहा है। और उसके साथ साथ अब अगर रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें तो एक समय ऐसा था जब यहाँ पर सिंगल लाइन होता था और इसी 4 साल में यहाँ पर डबल लाइन भी हुआ और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी हुआ। आज यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, लोकल ट्रेन भी इलेक्ट्रिक हो गया है और उसके साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस कभी यहाँ पर कुछ बिहार में रुकेंगे, कुछ बिहार से गुजरेंगे, ये लोग यहाँ का लोग सोच भी नहीं सकता था। एयरपोर्ट, बहुत दिन से यहाँ का एयरपोर्ट जो है ये ऐसे ही पड़ा था, लेकिन टीएमसी ने 2-3 बार चालू करने की प्रयास किया, लेकिन 1 महीना फ्लाइट चला, उसके बाद नहीं चला। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपने का जो प्रकल्प है उड़ान स्कीम के माध्यम से हम लोगों ने रोज शेड्यूल फ्लाइट यहाँ से कोलकाता और कोलकाता से भुवनेश्वर तक चलते हैं। यानी आपका कहना है कि तरक्की की रफ्तार यहाँ तक पहुंच चुकी है। लेकिन और एक मुद्दा है सीए। इस लोकसभा चुनाव से पहले सीए का इम्प्लीमेंटेशन पश्चिम बंगाल के जिन जिन सीटों में असर डालेगा, मेरा अंदाजा है आपका सीट भी उसमें से अहम है। कितना लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी इनसे होगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीए के साथ पॉलिटिक्स का कोई संयोग ही नहीं है। ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि सीए पार्लियामेंट में वो पास होकर संविधान की एक अंश बन चुका है, एक आइन में परिवर्तित हुआ है और किसी भी आइन का इम्प्लीमेंटेशन करना ये तो देश का दायित्व है। और जो है कि सीए के माध्यम से किसी का भी नागरिकत्व जाने वाला नहीं है। अगर जो ऐसा कोई सोचता है तो वो गलत सोचता है। इससे जो धर्मीय रूप से जो वंचित, निपीड़ित, तृणमूल इस पर ही राजनीति कर रही है ना, लांछित है, वो तो तृणमूल का काम ही है। जो लांछित वंचित है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हुए हैं, उनको अधिकार देने का, उनको नागरिकत्व देने का काम है। ये किसी का नागरिकत्व लेने का नहीं, देने का आइन है। तो इसमें मैं कहूँगा कि इसका सुविधा, इसका क्या प्रॉफिट आएगा, ये सोचकर नहीं किया। लोगों की अधिकार के लिए भारत सरकार ने ये किया। और आपने जो कहा अभी, मैं कहूँगा कि इलेक्शन से पहले आपने कहा, इलेक्शन से पहले हर साल तो इलेक्शन आते हैं जी। किसी साल पंचायत चुनाव आते हैं, तो किसी साल विधानसभा चुनाव आते हैं, किसी साल लोकसभा चुनाव आते हैं, तो किसी साल म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन आते हैं। तो हर साल कोई ना कोई इलेक्शन रहेगा। इसके लिए किसी जो है आइन का इम्प्लीमेंटेशन करना वो बाकी रह जाएगा क्या? किसी डेवलपमेंट वर्क ऐसे ही बाकी रहेगा क्या? तो ये जो है स्वाभाविक रूप से ही हुआ और रूल बनने में जितना समय लगा उसके बाद तुरंत सीए को लागू किया गया, इम्प्लीमेंटेशन किया गया। अब मैं कुछ बिहार से जुड़ा 2 अहम मुद्दे पर आता हूँ। राजवंशी वोट और उनके लोगों की मांग एक लड़ाई रहा है इतिहास में। आप उनके प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। कितना तरक्की पिछले बीते 5 सालों में उनके लिए हुआ और इस बार के चुनाव में राजवंशी की आवाज और ये वोट कितना महत्व रखता है आपके लिए? देखिए, डेफिनेटली राजवंशी, मैं खुद राजवंशी समुदाय से हूँ और जो है इस राजवंशी समुदाय का काफ़ी आशीर्वाद मेरा ऊपर है। और पहले जब जो बहुत सारा जो स्थान था, जगह था, जहाँ पर राजवंशियों को सिर्फ दलित के रूप में ही देखा जाता था, पिछले वर्ग के रूप में ही देखा जाता था, लेकिन अभी जो है राजवंशी युवा भी शान से कह सकते कि हाँ, मैं राजवंशी हूँ। तो उस जगह पे इस 5 साल में डेवलप हुआ है। और आपको पता है कि जो है भाजपा की और माननीय मोदी जी की जो मार्गदर्शन है, हर पिछड़े हुआ वर्ग को समानता देना, समान अधिकार देना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है। और अभी यहाँ का जो जनजाति है, राजवंशी जनजाति, वो भी समझ गया है कि अगर कोई भी राजवंशियों का डेवलप करेगा, इनका उन्नयन के लिए काम करेगा,
वो नरेंद्र मोदी ही है और कोई नहीं। एक आवाज़ यहाँ से अक्सर उठता है, वो है नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल की एक बंटवारा। यानी क्या अभी भी आपके जहन में क्या है, किस तरीके से इसको देखते हैं? एक अलग राज्य नॉर्थ बंगाल के लिए क्या इसकी ज़रूरत है, और इस बार के चुनाव में इसको किस तरीके से आगे रखेंगे आपकी पार्टी? नहीं, देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा बात नहीं है। प्रश्न ये है कि ऐसा जो लोग यहाँ का लोग ये प्रश्न करते हैं, बहुत सारा लोग बोलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि क्यों करते हैं ये सोचना चाहिए। ये एक स्टेट है बंगाल, लेकिन लोग क्यों ऐसा बात दावी कर रही है? क्यों स्टेट गवर्नमेंट लोगों का कष्ट दुख जो है वो सुन नहीं रहा है, लोगों का आवाज नहीं सुन रहा है, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। किसी भी चुने हुए गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि उनका अपना स्टेट की लोग ऐसा जो है आवाज उठाए। बिल्कुल। आज लोग यहाँ का नॉर्थ बंगाल का लोग निपीड़ित है, लांछित है, वंचित है। अच्छा। आप सोचिए कि मैं कांग्रेस लीडर प्रियरंजन दासमुंशी की बात करता हूँ। वो इस नॉर्थ बंगाल में एक एम्स करने का बहुत प्रयास किया, उनका जिंदगी खपा दिया, लेकिन जब माननीय मोदी जी 2014 में अपना शपथ ग्रहण किया, शपथ लिया प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने तुरंत नॉर्थ बंगाल में एक एम्स का उन्होंने सैंक्शन किया। लेकिन फिर भी मैं साउथ बंगाल के साथ कोई हम लोगों का मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऐसा बात नहीं है, लेकिन साउथ बंगाल में कोलकाता में बहुत सारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां पर है, लेकिन नॉर्थ बंगाल में यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रॉमा केयर भी नहीं है। लोगों का अगर किसी भी एक्सीडेंट केस होता है या किसी भी घटना घटती है तो यहाँ से 17 घंटा लगते हैं कलकत्ता जाने में। लोग जाते जाते पेशेंट का हाल क्या हो सकता है आप सोच सकते हो। तो जब यहाँ पर होने नहीं दिया ममता बनर्जी नॉर्थ बंगाल में एम्स को, तब जाके गुस्सा आया नॉर्थ बंगाल का लोगों को। तो स्वाभाविक है ऐसा बात करना। मेरा सवाल ये रहेगा कि इस बार के चुनाव में भी देखा जाए क्यों ऐसा हो रहा है, चाहे वो भले ही पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, कूच बिहार और उससे जुड़े हिंसा, इसमें क्यों रोक नहीं लग रही है? और आए दिन हमने ये भी देखा है, आप उदयन गुह जैसे जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है मुठभेड़ में शामिल हो रहे हैं, ये कारण क्या है? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि टीएमसी का पैर का नीचे जो जमीन होता है यहाँ पर कुछ बिहार में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लोग अभी आक्रामणात्मक हो गया है। जब सांगठनिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं, जब गणतांत्रिक रूप में लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोग आक्रामणात्मक हो रहा है। और इसी का जो है आप लोगों ने जो चित्र आप लोगों ने देखा। और टीएमसी और वायलेंस, ये वायलेंस की बिना टीएमसी रह ही नहीं सकती है। जब वायलेंस खत्म हो जाएगा टीएमसी भी खत्म हो जाएगा। वायलेंस का एक रूप ही है टीएमसी। अच्छा। और इसके अलावा नहीं रह सकता। आप देखिए ना, अनुब्रत मंडल पुलिस को बम मारने का बात करता था, अब कहाँ है? तिहाड़ में है ना। अब देखिए ना, पार्थ चटर्जी, कितना पैसा उनका घर से निकाला। टीएमसी का हर लीडर जो है या तो वो कटमनी लेते हैं या फिर वो जो है ऐसे ही वायलेंस करते हैं। लोगों की वोट से टीएमसी कभी नहीं जीत सकता है। ममता बनर्जी के प्रति लोगों का सिंपैथी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक के बाद एक जो घटना घटाया, उसके बाद से ममता बनर्जी के ऊपर से सिंपैथी उठ गई है लोगों का। एक समय थी 2011 में, जब ममता बनर्जी जब लेफ्ट हैंड को हटाने की बात किया, ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, लोगों के साथ मैं चलूंगा। लेकिन जीतने के बाद ही उनका परिवार आ गया, भतीजावाद आ गया, भाई भतीजावाद शुरू हो गया, नेपोटिज्म शुरू हो गया। उनके घर से ही बहुत सारा जो है इलेक्टेड मेंबर है। तो लोगों के सामने जो सच्चाई है वो अब देखने को मिल रहा है। और इसी का जो है प्रभाव 2019 के जो चुनाव हुआ था उसमें भी दिखाई दिया। और इस बार 24 का जो 2024 का जो अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें बहुत ही गंभीर रूप से इसका प्रभाव दिखाई देगा। आपका आंकड़ा क्या बता रहा है? आपका आकलन क्या है? नॉर्थ बंगाल से कितने सीट आपको हासिल होंगे और पूरे बंगाल से कितने होंगे? देखिए, नॉर्थ बंगाल में से 8 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाला है और पूरी बंगाल में 30 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाला है। इसके लिए शायद आप बहुत मशक्कत कर रहे हैं। कल मैं आपके साथ था, शीतलकुची सिताई जैसे जो विधानसभा सीट है कूच बिहार के, आपको याद होगा 2021 में जो हुआ था चुनाव के दिन, कि इस बार क्या यही कारण है आप ज्यादा ताकत वहां पर झोंक रहे हैं शीतल और शीतलकुची जैसे सीट में? देखिए, सिताई और शीतलकुची वहां पर जो हुआ था, एकदम वहां पर बॉर्डर विलेजेस है, पूरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर ज्यादा है।
तो पहले वहाँ पर वायलेंस ज़्यादा होता था, लेकिन अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर धीरे धीरे वो लोग जो है आइडियोलॉजी में भरोसा कर कर आ रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार सिताई और शीतलकुची से भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों को लीड मिलने वाला है। अब गृह मंत्रालय की शरीक है तृणमूल और खुद ममता बनर्जी ये कह रही है कि उस बॉर्डर इलाके में बीएसएफ को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल टूल के जरिए। इसका जवाब किस तरीके से देंगे? क्या सिर्फ राजनीति है? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ममता बनर्जी जब कुछ भी नहीं होता है तब वो जो है ना, जब कुछ भी काम नहीं होता है तो किसी न किसी विषय पर वो दोषारोप करेंगे। देखिए, डेफिनेटली इस बार हार जाएंगे तो बोलेंगे कि ईवीएम का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, लेकिन उनका सांगठनिक रूप से कितना वीक हो गया है ये देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल का पुलिस को कैसे मिसयूज कर रहा है ये देखना चाहिए। और जो बॉर्डर में रहते हैं बीएसएफ, बार बार इनकी तरफ उंगली उठाना, जो इंटरनल सिक्योरिटी को इतना मजबूत करते हैं, जो हम लोग हम और सभी लोग यहाँ पर रात को आराम से सोने जाते हैं क्योंकि बॉर्डर में हमारा बीएसएफ भाई तैनात है। कोई भी दुश्मन आएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अपना परिवार, अपना बच्चे, अपना माता पिता, अपना घर संसार सब कुछ छोड़कर इस कठिन परिस्थिति में भी जो लोग अपना ड्यूटी निभाते हैं, देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाती है, इनका प्रति जो उंगली हिलाती है, उंगली दिखाती है, मैं कहूँगा कि पहले उनको ये याद रखना चाहिए कि एक उंगली अगर आप किसी की तरफ दिखाओगे तो बाकी 4 उंगली खुद की तरफ होता है। तो ममता बनर्जी शायद ये सब भूल गए हैं और पश्चिम बंगाल पुलिस को तो ममता बनर्जी अपने पार्टी का कैडर के रूप में यूज करते हैं, इसलिए सभी का बारे में ऐसा ही उनका और आपके अंदाजे से इस सब का जवाब इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ भी डेफिनेटली एक बहुत करारा जवाब मिलने वाला है। सिर्फ जवाब नहीं, बहुत कड़ा जवाब मिलने वाला है। इसके लिए भी ममता बनर्जी को तैयार रहना है। निशित जी, इस बार कूच बिहार में टीएमसी ने जिसको उम्मीदवारी किया है वो यहीं के विधायक है और ये कहा जा रहा है कि वो एक क्लीन इमेज के पॉलिटिशियन है। उसके साथ साथ उनके चलते पार्टी के अंदर जो इनर फाइट है वो टीएमसी को वो उनके खिलाफ नहीं है, इसका फायदा वो उन्हें मिलेगा। आप टीएमसी के आपके विरोध में जो खड़े हुए हैं उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि उनका जो एक व्यक्ति कैसा है उसका अपना, वो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, और उनका अपना परिवार में उनका छवि कैसा है वो पहले देखना है। उन्होंने जो हलफनामा जमा किया है उसको मुझे लगता है कि चेक करना चाहिए, और उसके साथ साथ वो परिवार में जो है अभी किसके साथ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो भी देखना चाहिए। तो कुछ बिहार का जो जनता है वो देखता है। किसी का पर्सनल मैटर में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। ये तो जो हलफनामा देगा, जो एफिडेविट देगा, उसका ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनके लिए पार्टी में ज़्यादा क्लैश होने वाला है। अच्छा। और उनको हराने के लिए जो है टीएमसी का ही बहुत सारा जो पुराना वर्कर्स है वो लोग तैयार है। और इस पे मैं कहूँगा कि जिन्होंने अपना विधानसभा के बाहर कभी गया ही नहीं, जो सिताई विधानसभा तक ही सीमित है, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में उनका आइडिया ही नहीं है। और सबसे बड़ा बात यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझना और पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको घूमना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे कर पाएंगे ये तो उनकी मैटर है। लेकिन जो आपके बात को मैं मान लेता हूं, लेकिन बीते दिनों में मैं देख रहा हूं कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है और अभिषेक बनर्जी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी लगातार नॉर्थ बंगाल में पहुंच रहे, खासकर कुछ बिहार सीट में वो मशक्कत कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी की उपस्थिति कुछ बिहार में आपको कितना दबाव में रख रहा है? देखिए, जितना बार ममता बनर्जी आते हैं, जितना बार अभिषेक बनर्जी आते हैं, उतना ही अच्छा होते हैं मेरे लिए, क्योंकि जितना बार आएंगे उतना ही भारी मार्जिन से हम जीतने वाला है। एक तो कोई भी वादा ममता बनर्जी यहाँ पर पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि उत्तर बंगाल को स्विट्जरलैंड बना देगा, अब तो है, देखा क्या कुछ बनाया। उन्होंने कहा था कि लोगों को जो है शिक्षित जो युवा है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको जॉब मिलेगा।
किसी को नहीं मिला, मिला सिर्फ उनको जिन्होंने पैसा दिया। और इसकी कारण कई मंत्री जेल में है, जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो खुद जेल में है। तो ये सब लोगों का छवि कैसा है और इनके बारे में कूच बिहार का और उत्तर बंगाल की लोगों की कैसा धारणा है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। आज देखिए, ये लोग उत्तर बंगाल में आज वोट आया है इसलिए बार बार आ रहे हैं, नहीं तो सिर्फ जब कोलकाता में ज्यादा गर्म हो जाता है, थोड़ा ठंडी हवा लेने के लिए, ग्रीनरी देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। कभी डेवलपमेंट करने के लिए नहीं आया जी। कभी वो लगातार कह रहे हैं कि वो इस नॉर्थ बंगाल में लगातार आ रहे हैं। इसका कारण है सीए को रोकना। किसी भी हद तक जाकर ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में सीए का इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाएगी। देखिए, बहुत संगठन है, बहुत लोग हैं, पहले बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन लोगों को जो है भूल समझाने में जब वो असमर्थ होते हैं, तब उसका लिए कोई रास्ता बचा नहीं होता है। आज देखिए, जब 370 हटाने का बात हो रहा था, तब बहुत बड़ा बड़ा संगठन ने बोला था कि अगर 370 हट जाएगा तो पूरा देश में आग जलेगा। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जब राम मंदिर प्रतिष्ठा हो रहा था, देश भर में बड़ा बड़ा संगठन ने बोला था कि राम मंदिर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। 370 के बाद, राम मंदिर के बाद जब सीए आया तो ममता दीदी ने बहुत कुछ बोला, लेकिन उनका अनाप शनाप बोलने से, उनका लोगों को गलत समझाने से, गलत जो है परसेप्शन क्रिएट करने से लोगों में कोई इफेक्ट नहीं आया। क्योंकि लोग जो है वो समझ चुका है सीएए नागरिकत्व देने वाला आइन है, इससे किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। और मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई नुकसान होता है तो मेरे पास लेके आइए, निश्चित रूप से हम उनका जो सही व्यवस्था है वो करेंगे।